एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस वीडियो में बेटा आप देखेंगे कि ना ये एक बहुत आसान टॉपिक है, बल्कि ये उन टॉपिकों में से एक टॉपिक है जो आपको ये बताते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते, कुछ क्वेश्चनों में आपको अपना थोड़ा सा अटेंशन देनी पड़ती है। तो सारी शिक्षा के साथ डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड, जैसे मैं बात करूं H2SO4, तो आप सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि इस कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये जो फॉर्म बताती है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम कितनी हैं, वो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन एक सिंपल सी चीज सोच के देखो, जैसे हमारा ग्लूकोज ही है जिसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। ये तो इसका रियल फॉर्म, जिसमें 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन आपके पास 6 है। लेकिन अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे भाई, किसी भी टेबल से जिसमें सारे के सारे आपके डिवाइड होते हो, कटते हो, अगर आपकी लिटरल लैंग्वेज में कहूं तो अगर इस हिसाब से करो तो ये क्या बन जाएगा, हम यहां साफ दिख रहा है आपके पास 6 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास बन जाएगा CH2O, जहां आपके पास कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो साफ दिख रहा है, क्या बेटा 1:2:1। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर एटम्स का क्या रेशियो है उसको बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। तो यही स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपके पास कि इंपिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो है एटम्स का किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वहीं पर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका एक्चुअल फॉर्म है जिस फॉर्म के अंदर वो आपके पास मौजूद है। ये क्वेश्चंस करने में आप देखोगे कि मोस्टली क्वेश्चनों में आपके पास परसेंटेज बाय मास में डाटा दिया जाता है और उस डाटा से आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म बनानी है जिस फॉर्म में आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। वो फॉर्म क्या होगी, जैसे अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की कि आपको दे रखा है इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए इफ 75% बाय मास उसमें कार्बन है आपके पास और 25% बाय मास उसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन है। तो इस टाइप के केसेस में आप सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे भाई, आप एक टेबल फॉर्म बनाएंगे जिसमें आपके पास सीरियल नंबर्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे 2, 3, 4 और फर्दर जितने भी हो, जैसे 1 और 2 इसमें 2 ही कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद आप एटम लिखेंगे, कौन कौन से एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। उसके बाद उनके एटॉमिक मासेस, ध्यान दीजिएगा उनके एटॉमिक मासेस, जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का, ये बहुत बड़ी गलती होती है, हमें याद है हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है जी, हमें लिखना है बेटा आपकी एटॉमिक मासेस, एटम का मास। तो एक हाइड्रोजन का मास S1, ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 16, नाइट्रोजन की बात करूं तो 14, इस टाइप से ध्यान दीजिएगा, हमें आदत नहीं है इस फॉर्म में लिखने की, तो हम जल्दी जल्दी में यहां गलतियां जनरेट करते हैं। तो 75% बाय मास गिवन है, 25% बाय मास गिवन है, यहां से आपका एक्चुअल पोर्शन शुरू होता है। तो जो भी परसेंटेज बाय मास है उसको आप डिवाइड कीजिएगा उसके एटॉमिक मास से, डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास क्वोशंट आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे इस केस में क्वोशंट आया 6.25 एंड 25। अब ये जो क्वोशंट आपके पास आए हैं इनको आपको इंपिरिकल फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में लेके जाना है। वो ले जाने के कई सारे मेथड हैं। एक, आपका मैथ अच्छा है, आप खुद ही ले जाओ सिंपल फॉर्म में, किसी भी टेबल्स में जिसमें सारे आते हो, अप्रोक्स, यहाँ अप्रोक्सीमेशंस ही लेने होते हैं। आप ये ना सोचेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा आएंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन है, अगर मेरी टेबल ज्यादा अच्छी नहीं है तो जो सबसे छोटी डिजिट है जैसे 6.25 है, मैं उससे दोनों को डिवाइड कर दूं तो 6.25 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 1 और इसको करूंगा तो एग्जैक्ट लकीली आ जाएगा 4। एनसीईआरटी है भाई, अच्छे से करके दिया उसने। तो आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो बेटा वो क्या आ गया 1:4। तो इसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला है बेटा वो हो जाएगा C1 और H4 दैट इज CH4। तो ये जो गिवन कंपाउंड है आपके पास जिसमें कार्बन इज टू हाइड्रोजन आपके पास किस रेशियो में है भाई 75:25, तो उसका जो इंपिरिकल फॉर्म होगी वो होगी CH4। ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस और देखिए, जैसे डिट्टो सेम उठाया जे ने 2018 में, बिल्कुल सिंपल वही भाई, सैंपल में 5.7% कार्बन है और 14.3% हाइड्रोजन है, तो बस 75 और 14.3 आ जाएंगे इनकी जगह पे, बस डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर है। ये एनसीईआरटी है, ये जेई है क्या, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कंपाउंड है 40% सल्फर एंड 60% ऑक्सीजन, कैलकुलेट द इंपिरिकल फॉर्मूला। अब की बार यहां पे सल्फर आ जाएगा और ऑक्सीजन, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16, डिवाइड कीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर आपके साथ होगा। ऐसी सैंपल है 70% आयरन 30% ऑक्सीजन, कैलकुलेट द इंपिरिकल फॉर्मूला। ये वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहां पे आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस और हैं, जैसे केवीपीवाई 2019 में, टेंशन लेने की बात नहीं, यहां पर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। आपका मन कहेगा कि आयरन का मास तो मेरे को याद नहीं है या जेनोन का तो मेरे को कभी याद होगा ही नहीं, तो टेंशन की बात नहीं, मैंने यहां बेशक नहीं दिए हो, लेकिन आपके पास क्वेश्चन पेपर के अंदर मासेस दिए गए थे और दिए जाएंगे अगर ऐसे आए तो। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अगर बेसिक एलिमेंट्स दिए जाएंगे 20 तक के मासेस वाले दिए जाएंगे, वहां पर आप एटॉमिक मास की उम्मीद करो, ये जाती है, ऐसी कोई आप उम्मीद ना कीजिए। लेकिन आयरन वगैरह या जेनोन वगैरह कुछ ऐसे होंगे तो वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी है या होगा ही होगा, उनके एटॉमिक मास दिए जाएंगे। यहां पर आप खुद गूगल से या आपकी प्रोडक्ट टेबल से इन चीजों को देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही भाई 46.7% नाइट्रोजन है, 53.3% ऑक्सीजन है। EF इंपिरिकल फॉर्मूला निकालो, निट 2014। तो अगर आप ध्यान से देखो भाई, एनसीईआरटी लेवल में और कॉम्पिटिटिव लेवल में कोई खास फर्क नहीं है। एक थोड़ा सा और आप क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा, सारे के सारे इतने हलवा भी नहीं है, थोड़ा सा 1% दिमाग लगेगा इसमें। एक परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है जिसमें सोडियम है 29.11, सल्फर है 40.51 और ऑक्सीजन है 30.38।
ये बिटसेट का क्वेश्चन है और पूछ रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है। तो वही काम हमने सारे के सारे सीरियल नंबर से लिखे, उनके परसेंटेज बाय मास, उनके एटॉमिक मासेस, और उससे हमने किया इनको डिवाइड किया। तो लकीली हमारे पास आएगा 1.2, 1.2, 1.8, ये अप्रोक्स वैल्यू ली हुई है बेटा, साफ दिख रहा है बेटा। यहाँ पे तो 6.25 से डिवाइड किया था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या सारे 6 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसको अगर 6 से डिवाइड करोगे और जो सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 2:2:3, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? थायोसल्फेट हो जाएगा, Na2S2O3। तो ऐसे क्वेश्चंस भी भाई आप सबसे छोटी, यहाँ 1.2 था, 1.2 से डिवाइड करते तो यहाँ आपका रेशियो आता 1, 1 एंड 1.5। अब फ्रैक्शन में तो रेशियो एग्जिस्ट करना ही नहीं है, तो 1.5 को आप कंप्लीट डिजिट में लेके आते तो मल्टीप्लाई करते 2 से, तो ये चीज आती ना। तो एक ही स्टेप है जहां पर आपको अपना दिमाग खर्च करना है, और वो ये है बेटा। तो थोड़ा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेशंस करनी है कि आपकी कंप्लीट डिजिट आ जाए। छोटी मोटी आपके पास अप्रोक्सीमेशंस लेनी यहाँ अलाउड होती है। पार्ट 2, मोलिकुलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला के साथ कनेक्ट किया जाता है हमेशा मोलिकुलर फॉर्मूला। यहां पर अगर आप ध्यान दो तो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर n। होल नंबर होगा भाई, आपके पास इंटीग्रल वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप, उसको मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूले से तो आपके पास आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। अब ये जो n है ये कहां से आएगा? n तो चाहिए ना, ये आएगा हमारे क्वेश्चन से जो हम अभी निकाल के लेके आए सारी की सारी फॉर्म। कैसे? जो भी आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा वहां से, जैसे यहाँ पे भाई CH4 आया तो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा CH4, तो इसका इंपेरिकल मास भी होगा, फॉर्मूले का मास तो भाई जैसे कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 12 की प्लस 4 16। तो जो भी इंपेरिकल मास होगा और मोलिकुलर मास, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिया जाएगा। तो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास अगर आप कर देंगे तो वी विल हैव दिस n, और इस n को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल हैव द मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन कुछ जगह पे स्पेसिफिकली गैसेस के लिए, आप जेईई के नेट के क्वेश्चन में दे भी रखे आगे 2 क्वेश्चंस, वहां पर अगर आप देखोगे वेपर डेंसिटी के केसेस में फॉर्म दिए जाते हैं। मोलिकुलर मास डायरेक्ट नहीं देता, कभी भी नहीं देता है, वो कहता है कि भाई आपके पास वेपर डेंसिटी गिवन बाय दिस वैल्यू। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे हमें तो मोलिकुलर मास चाहिए, मोलिकुलर मास होगा तो ही हम इंपेरिकल मास से डिवाइड करके n निकालेंगे और उसी n को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो कहां से निकालें? कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 into वेपर डेंसिटी यानी कि ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी इज मोलिकुलर फॉर्मूला। दिस इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आपके पास गैसेस के लिए ही गिवन होते हैं। जैसे अब आगे आ जाओ, पहले एक अच्छे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक कंपाउंड में परसेंटेज बाय मास कंपोजिशंस है, जैसे कार्बन है 47.4, वही 10.6% आपके पास हाइड्रोजन है, 42% आपके पास ऑक्सीजन है, मोलिकुलर मास है 76 है आपके पास, और मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है। ये जेईई 2019 का फॉर्म क्वेश्चन है भाई, ध्यान से। तो भाई वही काम किया हमने, एटम्स लिखे भाई, उनके परसेंटेजेस लिखे, उनके एटॉमिक मास लिखे, उनके रेशियोज निकाले। अगर आप ध्यान से देखो रेशियोज में, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने तो 2.62 से डिवाइड किया, सबसे सिंपलेस्ट था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो ये 13 के टेबल में नहीं आ जाते, अप्रोक्स लेते तो कैसे भाई, इसको आप लेते 2.6 अप्रोक्स में, इसको लेते अप्रोक्स में 10.4 और इसको ऐसे ही रख लेते 3.9। तो देखना 13 2 जा, 13 3 जा और 13 8 जा, यही रेशियो निकल के आते। तो ये मैनिपुलेशंस है, कैलकुलेशंस है जो आपको अपनी प्रैक्टिस से आनी चाहिए। नहीं आती तो सिंपलेस्ट है भाई, 2.6 से डिवाइड करो, अप्रोक्स ये वैल्यूज आएंगी और इन वैल्यूज को जब आप कन्वर्ट करोगे एग्जैक्ट नंबर में, ये 1.53/2 हो जाएगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 3 8 एंड 2 आ जाए। तो यहां से आपके पास आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या आ गया? कार्बन आ गए 3, हाँ जी, हाइड्रोजन आ गए 8, ठीक है, और ऑक्सीजन आ गए 2, C3H8O2। इंपेरिकल मास क्या आ गया यहां से? 12 into 3, 8 into 1 और 16 into 2 32। अप्रोक्स का एग्जैक्टली आ गया भाई आपके पास कितना? 76 हो जाएगा ना भाई। और मोलिकुलर मास भी कितना गिवन है? 76। तो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास क्या बन जाएगा आपके पास? n की वैल्यू आ जाएगी, और कितनी होगी? 1। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि मोलिकुलर फॉर्मूला ही इंपेरिकल फॉर्मूला है, एंड दैट इज C3H8O2। बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। तो पहले आपने क्या किया, वही इंपेरिकल फॉर्मूला ही निकाला, बस उससे एक स्टेप और आगे गए आप कि इंपेरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया n से, और वो n कहां से आया भाई? मोलिकुलर मास जो गिवन होगा उससे डिवाइड कर दिया इंपेरिकल मास जो आपने निकाला है। दैट्स इट, खत्म। बहुत इजी टॉपिक होगा। ऐसे ही 4 क्वेश्चंस और दिए हैं इससे बिल्कुल मिलते जुलते प्रैक्टिस के, ठीक है। एक एनसीईआरटी का है, एक जेईई 2015 का है, एक नेट का है, एक फिर से जेईई 16 का है। अगर आप लास्ट के 4th और 5th क्वेश्चन देखो तो हमेशा एक हमें रहता है कि भाई जेईई के क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जेईई के क्वेश्चन यूनिक है। हाँ होते हैं, जेईई के क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड है भाई, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो सेम कॉन्सेप्ट 2015 में नेट ने यूज किया। कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ वही, सी इसका आया 85.7, हाइड्रोजन 14.3, और आपके पास वेपर डेंसिटी आई 28, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी से इसने क्या दे दिया? मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 56। यहां से 2 into 28 कितना हो जाएगा? 56। कह रहा है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना बेटा, तो इसका आंसर आएगा CH2। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आएगा CH2, ठीक है। और CH2 का मास हो जाएगा 14, ठीक। डिवाइड कितने से करोगे आप? 28 से। क्यों भाई? 28 नहीं, सॉरी CH2 हो गया। अब यहां पे वेपर डेंसिटी से आपके पास आ जाएगा मोलिकुलर मास कितना? 2 into 28 दैट विल बी इक्वल टू 56, ठीक है जी। तो 56 आ गया इसका मोलिकुलर मास, इंपेरिकल मास 14, 56/14 कितना आ गया? 4।
तो फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। डिट्टो अगले साल ही जेई ने कॉपी कर दिया भाई, कंसेप्ट कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज किया। वो 85.7 था तो इसने कर दिया 80, वो 14.3 था तो इसने कर दिया 20, उसने भी वेपर डेंसिटी दी थी, इसने भी वेपर डेंसिटी दे दी, सेम डिट्टो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए पूछ रहा है। तो आपके एक ही पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन, और अब जैसे जैसे बोर्ड कॉम्पिटेंसी की तरफ जा रहा है वहां पे सेम क्वेश्चन अब आगे भी आपके पास रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट कर लें, क्वेश्चंस को ट्राई करें और अगर कुछ डाउट हो तो आप उनको पूछ सकते हैं। थैंक यू।